बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। इस अंधेर कोठरी में मुझे 2 माह हो चुके थे और आज किसी ने जेल का दरवाज़ा खोला था। तुमसे कोई मिलने आया है? मैंने सर उठाकर अजीब नज़रों से देखा। मुझसे मुझसे कौन मिलने आएगा? यही सोचते हुए मैं वहाँ से उठी और मुलाकात वाले कमरे में आ गई, जहाँ एक निहायत खूबसूरत नौजवान मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं हैरत से उसे देखती उसके सामने वाली कुर्सी में बैठ गई। मिस समरीन, मैं आपका वकील हूँ। मेरा नाम शहजाद अहमद है। वो खुश दिली से मुस्कुराया। उसकी आंखों का रंग बहुत खूबसूरत था। समझ नहीं आ रहा था नीली आंखें थीं या सब्ज। क्या हुआ मिस? वो फिर से मुस्कुराया तो उसकी आंखें चमकने लगी। मैंने नजरें झुकाकर पूछा, आपको किसने भेजा है, जबकि मुझे तो सजा हो चुकी है। मेरी आंखों में दर्द देखकर वो भी उदास हो गया। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मुझे उसने भेजा है जो हर वक्त आपके साथ रहता था, लेकिन आप उसको देख नहीं पाती थी क्योंकि वो इंसान नहीं था। उसकी बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत गरीब लड़की थी और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। ले दे के एक खाला थी जो कि इंतहाई लालची थी। पहले मुझ यतीम को संभाला, लेकिन फिर इस बात का खूब फायदा उठाया। मैं उनके घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। नौकरानी को भी कभी मालिक खुदा तरसी करके आराम करने का कह ही देते हैं, मगर मेरी खाला ने मुझे कभी आराम नसीब नहीं होने दिया। घर का हर फर्द मुझे अपनी मुलाजमा समझता था। खाला की 3 बेटियां थीं जो हर वक्त महारानी की तरह बैठी रहती थीं और मुझ पे अपना हुक्म चलाती रहती थीं। उनके सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। कभी अचानक किसी को भूख सताने लगती, कभी किसी का चाय पीने को दिल करता, और ये सब उसी वक्त होता जिस वक्त मैं दिन भर काम करके थक हार कर अपने बिस्तर पर लेटने लगती थी। मैं हमेशा खुदा से शिकवा करती थी कि आखिर मुझे पैदा ही क्यों किया। इस दुनिया में मेरा क्या काम है? जब किसी को मुझसे मोहब्बत ही नहीं तो फिर मैं यहाँ क्यों आई? मगर मेरी किस्मत में शायद कोई खुशी तक नहीं थी। फिर एक दिन तो खाला ने लालच की इंतहा कर दी, जब उनके एक दूर पार के रिश्तेदार खातून उनसे मिलने आई और वो इंतहाई अमीर खातून थी। उन्होंने जब मुझे सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम में जुटा देखा तो खाला से कहा कि अगर तुम समरीन को मुझे दे दो तो मैं तुम्हें हर माह के 20,000 भिजवा दिया करूंगी। इसकी बात सुनते ही खाला की राल टपकने लगी। अरे खालदा, बस 20,000? मैं तो अपनी भांजी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती इतने पैसों में। अच्छा तो 30,000? वो खातून बोली तो खाला ने झट से हाँ कर दी। सकीना, तुम फिक्र न करना, मैं इसका कपड़ा लत्ता सब खुद दे दिया करूंगी और खर्ची अलग से दूंगी और तेरे पास 30,000 भिजवा दिया करूंगी। ये सुनकर तो खाला की खुशी की कोई इंतहा न थी। उन्होंने जल्दी से मुझे तैयार रहने को कहा। खालदा बेगम अगले हफ्ते इस्लामाबाद वापस जाने वाली थी। मैंने खाला की बहुत मिन्नतें की कि खाला मुझे ना भेजो, मैं कैसे किसी गैर के घर में रहूंगी। मैं रोती रही मगर वो ना मानी और मुझे उस खातून के हवाले कर दिया। मुलाजमा की जिंदगी तो मैं यहाँ भी गुजार ही रही थी, मगर कम अज कम यहाँ महफूज तो थी। वहाँ ना जाने कैसे लोग होंगे और अमीरों के तौर तरीकों का तो मुझे कुछ इल्म ही नहीं था। खाला की डांट डपट तो मैं सह लेती थी, लेकिन अगर वहाँ मेरे साथ बुरा सुलूक हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी? मगर मैं मजबूर थी। खालदा बेगम चंद दिनों के लिए कराची अपने मैके वालों से मिलने आई थी और अब वो मुझे अपने साथ लेकर जा रही थी। मैं तो आज तक कार में भी नहीं बैठी थी। अब खालदा बेगम मुझे हवाई जहाज पर लेकर जा रही थी। सारे रास्ते में खौफ से कांपती रही। कुछ ही देर में हम इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और खालदा बेगम की बड़ी सी गाड़ी उन्हें लेने आई थी। मैं घबराई हुई थी, लेकिन बेगम साहिबा को तो मैं याद भी ना थी। वो बड़े से बंगले में रहती थी और वहाँ कई कमरे थे। मुझे एक लड़की ने घर के पीछे बने हुए क्वार्टर की तरफ जाने का कहा और वहाँ मुझे रात का खाना वगैरह दिया गया। मैं तो पहले ही घबराई हुई थी और वहाँ का सर्द माहौल और भी खौफनाक हो रहा था। सारी रात अजीब सी आवाज़ें आती रहीं।
मैं बस दुआ करती रही कि किसी तरह ये रात कट जाए। न जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और फिर मैं काफी देर तक सोती रही। सुबह के 10 बजे मुझे एक लड़का बुलाने आया। आपको मैडम बुला रही हैं। उसकी बात पे मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर बेगम साहिबा के पास पहुंची। वहां का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। बेगम साहिबा जो कराची में हर वक्त साड़ी पहने होती थी, इस वक्त वो एक स्लीवलेस नाइटी में थी और मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, आ जाओ समरीन, देखो इसे अपना ही घर समझो, अब इस घर का हर काम तुम खुद देखोगे। उनकी बात सुनकर मुझे तो चक्कर आने लगे। इतना बड़ा घर और इसका काम मैं अकेली। लेकिन बेगम साहिबा ने कहा कि मेरी हेल्प के लिए एक लड़की सारा और एक लड़का होगा जिसका नाम कासिम था। अब मेरी कुछ जान में जान आई थी। मुझे ज्यादा काम नहीं करना था, बस मुझे उस घर के मुलाजिमीन पर नजर रखनी थी और उनको सब समझाना था कि किस मेहमान के लिए कौन से बर्तन निकालने हैं और किसके लिए क्या बनाना है। उस घर में 3 किचन थे और अनवा अक़साम की चीज़ों से फ्रिज भरे पड़े थे। मुझे हर किस्म की इजाज़त थी कि मैं अपने लिए भी कोई भी चीज़ बनवा सकती थी बावर्ची खाने से। अब मैं खुश थी। मुझे यहाँ मुलाजमा नहीं समझा जाता था, मैं सारे मुलाजमीन की हेड थी। एक दिन मैं एक मेहमान खातून को चाय सर्व कर रही थी तो मैंने सुना कि बेगम साहिबा उनको बता रही थी, अरे यार मत पूछो, यहाँ पर इतने पैसे देने पड़ते हैं एजेंसी वालों को मुलाजमीन के लिए, और ये तो मेरी दूर की कज़न की बेटी है, बेबस बेचारी, बस 30,000 तनख्वाह पे रखा है। हाँ खालदा, मैं तो 1.5 लाख देती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं तो चौंक गई। यानी उनको मुलाजमीन रखने के लिए एजेंसी से राब्ते रखने पड़ते हैं और इसके बदले मुंह मांगी रकम भी देनी पड़ती है ताकि अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो एजेंसी जिम्मेदार हो। वाह मेरे रब, तेरे भी खेल निराले हैं। कहाँ तो एक मजदूर को पेट भर खाना नहीं मिलता और कहाँ ये लोग इतने पैसे देने को तैयार हैं एजेंसीज को। इसका मतलब था कि बेगम साहिबा मुझ पर भरोसा करके मुझे यहाँ लाई थी ताकि मैं कम कीमत पर उनके मुलाजिमीन पर नजर रख सकूं। खैर, मैं यहाँ आकर बहुत सुकून में थी। मुझे आराम करने का भी काफी वक्त मिलता था और खाना पीना सब मुफ्त था और बेगम साहिबा ने मुझे काफी कपड़े भी दिलवा दिए थे। लेकिन एक बात थी, मैं जब से यहाँ आई थी मुझे अजीब सा कुछ महसूस होने लगा था। जब भी मैं अकेली होती मुझे एक आवाज सी महसूस होती जैसे कोई मेरे बहुत करीब सांस ले रहा हो, लेकिन होता तो कोई भी नहीं था। मैं सीढ़ियां चढ़ती तो लगता कि मेरे पीछे आ रहा है। ये बात मुझे खौफजदा रखती थी। एक खुशबू मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होती रहती थी, लेकिन आज तक मैं उसका राज नहीं जान पाई थी। कुछ दिन से बंगले में बहुत खास तैयारियां चल रही थी। बेगम साहिबा की बहू पहली बार घर आ रही थी। उनके अकलौते बेटे ने अपनी पसंद से कनाडा में तालीम के दौरान ही एक लड़की से शादी कर ली थी। वो लड़की क्रिश्चियन थी और इस बात की वजह से साहब ने अपने बेटे से क़ताए ताल्लुक़ कर लिया था। पिछले 4 साल से बेगम साहिबा अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही थी और आज इतने दिनों के बाद साहब ने उनको घर आने की इजाज़त दी थी और उसी की तैयारियां चल रही थी। उन लोगों के आते ही घर में रौनक आ गई थी। छोटे साहब की एक बेटी भी थी जो कि 2 साल की थी। उनकी बहू मैरी के साथ उसका भाई भी आया था। जब से वो लोग आए थे मैंने महसूस किया था कि छोटी बेगम साहिबा का भाई हर वक्त मुझे अजीब नज़रों से घूरता रहता है। उसके आने से मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। कभी अचानक से आकर पता नहीं क्या क्या पटर पटर बोलता है, जबकि उसकी इंग्लिश तो मेरी समझ से बाहर थी। फिर वो टूटी फूटी उर्दू में बात करने की कोशिश करने लगा। मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। फिर एक दिन सारे घर वाले मरी घूमने गए हुए थे और उन्होंने रात को देर से वापस आना था। मेरी तबीयत उस दिन कुछ ख़राब थी। मैंने दिन भर अपने क्वार्टर में गुजारा। बेगम साहिबा ने भी आराम करने का कहा था, लेकिन रात को मुझे शदीद सर में दर्द महसूस होने लगा और मजबूरन मुझे बंगले की तरफ जाना पड़ा। वहाँ पहुँचकर मैंने किचन में अपने लिए चाय बनाई और चंद बिस्किट भी निकाल लिए ताकि दर्द की गोली खा सकूं। आज मुलाजमीन भी जल्दी काम से फारिग हो चुके थे। अचानक मुझे कुछ आहट सी महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ छोटी मालकन का भाई जोसेफ खड़ा था। उसको वहाँ देखकर मुझे शदीद घबराहट ने आन घेरा। वो इस वक्त यहाँ कैसे? ये लोग तो मरी गए हुए थे। जोसेफ मेरे करीब आ रहा था। उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। मैं जल्दी से मुड़ी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक मेरा दुपट्टा खींचा। मैं रुकी
और दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मेरा दुपट्टा, मैं जोर से चिल्लाई। ओह व्हाई नॉट। वो हंसने लगा और मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने उसे धक्का दिया और दुपट्टा वहीं छोड़कर भागी। इससे पहले कि वो संभलता, मैं भागते हुए अपने क्वार्टर में आ गई और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया। मेरी सांसें धुंधली हुई थी। या इलाही, मेरी इज्जत बचा ले। मैं रो पड़ी। जल्दी से दूसरा दुपट्टा निकाल कर ओढ़ा। पहले ही तबीयत खराब थी और अब तो मेरे औसान ही खता हो चुके थे। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं चुप नहीं रहूंगी, बेगम साहिबा को सब कुछ बता दूंगी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि अचानक मेरा दरवाजा पीटा जाने लगा। मैं बहुत घबरा गई। कौन? दरवाजा खोलें, बेगम साहिबा खड़ी हैं। ये चौकीदार की आवाज थी। मैंने झट दरवाजा खोला, लेकिन वहां तो पूरी फैमिली खड़ी थी। उनको देखकर मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। चौकीदार, उसके कमरे की तलाशी लो। मगर क्यों बेगम साहिबा, मैंने क्या किया है? मैं हैरत में थी। समरीन, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। अब जल्दी से बताओ, तुमने कहाँ किए हैं मेरे जेवरात? क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बात का किसी ने जवाब न दिया था। चौकीदार को कुछ नहीं मिला था कमरे से। उनका कहना था कि जोसेफ ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था जब मैं बेगम साहिबा के कमरे से निकल रही थी, और उसे देखकर मैं भागी तो मेरा दुपट्टा वहीं गिर गया। यह आदमी झूठ बोल रहा है बेगम साहिबा। इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और इसीलिए मैं भागी थी, और दुपट्टा भी इसी ने खींचा था। मैं पहले ही परेशान थी और इस अचानक आफत पर और ज्यादा मेरी हालत गैर हो गई। सब लोग सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। उनके लाख पूछने पर भी मेरा एक ही जवाब था, क्योंकि वही सच था। जाहिद, पुलिस को कॉल करें, ये लड़की ऐसे नहीं बताएगी। मैंने गलती की जो इस पर भरोसा किया। बेगम साहिबा ने तनफ्फुर से मुझे देखा और हुक्म सादिर करती हुई अंदर को जाने लगी। बेगम साहिबा, ऐसा न करें, मेरा यकीन करें। मैं रोती हुई उनकी तरफ लपकी, मगर मुझे चौकीदार ने पकड़ लिया। बहन, खामोशी से यहाँ बैठ जाओ, अब पुलिस आएगी। उसने मेरे सर पर हाथ रखकर दिलासा दिया। मैं वहीं बैठी सिसकती रही और कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरा कोई भी हमदर्द ना था, किसी ने मेरा साथ ना दिया, और कुछ ही दिन में मुझे उम्र कैद की सजा दे दी गई। और वो वकील ये बता रहा था कि वो मेरी मदद करने आया है। मैं बस बुत बनी उसकी बातें सुन रही थी। हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे, आप यहाँ दस्तखत कर दें। मैंने जल्दी से खौफ के मारे दस्तखत कर दी और वहां से भाग आई। वो मुझे आवाजें देता रह गया। खौफ से मेरी हालत खराब थी। मैं थर थर कांप रही थी। वो क्या कहना चाहता था? मैं जल्दी से चादर ओढ़कर लेट गई डर के मारे, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। अब जैसे ही रात गहरी हुई, मुझे एक हल्की सी आवाज आई, समरीन। मैंने चौंक कर चादर हटाकर देखा, वहां वही वकील बैठा था। अब तो मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं खौफ से चिल्लाने ही लगी थी कि अचानक मुझे लगा कि मेरी आवाज बंद हो गई है और मैं कोई नक्लो हरकत भी नहीं कर पा रही। माफ करना, मुझे इस वक्त तुम्हें रोकने के लिए ये सब करना पड़ा। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, देखो, मैं एक जिनजात हूं और इस शहर का जाना माना वकील भी हूं। मैं मुल्क से बाहर था। वहां मुझे ढूंढता हुआ मेरा एक दोस्त आया जिसका नाम रोशन है। वो भी मेरी तरह जनजात है और वो बोल नहीं सकता। उसके पास किसी इंसान से बात करने या छूने की ताकत नहीं है। उसकी भी एक लंबी कहानी है, मगर फिलहाल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पे आपके कमरे के करीब एक पेड़ था जहाँ पर रोशन रहा करता था कई सालों से। रोशन ने जब आपको इस घर में आते देखा तो वो आपको बहुत पसंद करने लगा। आपका मासूम चेहरा और सादगी उसे बहुत पसंद थी। वो हर वक्त आपके साथ होता था, मगर आपको शायद महसूस नहीं हुआ। फिर जिस दिन आपके साथ ये वाक़या हुआ, उस दिन भी वो सब देख रहा था, मगर कुछ कर नहीं पाया। उसने सब देखा कि किस तरह उस लड़के जोसेफ ने खालिदा बेगम के कमरे से सारी ज्वेलरी चुराई और उसे अपनी बहन के सामान में छुपा दिया, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। और उसने पहले ही प्लान किया हुआ था कि इल्ज़ाम आप पर रखना है। मगर उस दिन आप कमरे से निकल कर नहीं आई। वो कब से आप ही का इंतज़ार कर रहा था ताकि आपकी कोई चीज़ सबूत के तौर पर कमरे में रख दे। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि आप किसी काम से निकल आईं कमरे से, और उसने जानबूझकर आपका दुपट्टा छीना और उसे बेगम साहिबा के कमरे के पास गिरा दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था और ये सब रोशन ने देखा था, मगर वो कुछ देर को चुप हुआ। खैर,
پھر روشن نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجھ تک پہنچنے کی، اور جیسے ہی میں واپس آیا اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اب کی بار وہ میری حیران آنکھوں میں دیکھ کر ہنسا۔ جی ہاں مس سمرین، وہ ہم جنات سے بات کر سکتا ہے، صرف انسان سے نہیں کر سکتا۔ اب اس نے مجھے کھول دیا تھا۔ اس نے بس ہاتھ سے ایک اشارہ کیا اور اب میں ہل جل سکتی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور میں نے بھلا کس کو بتانا تھا؟ میرا تھا ہی کون؟ خالہ نے تو لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ اب ایک امید جاگی تھی، اور وہ تھا شہزاد۔ اب مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چند دنوں بعد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی، اور شہزاد نے بہت اچھی وکالت کے سارے شواہد اور ثبوت اکٹھا کر کے دکھائے۔ چوکیدار نے بھی میرے حق میں گواہی دی، اور گھر کے ایک ملازم نے بھی مجھے کچن میں جوزف سے بچ کے بھاگتے ہوئے دیکھا، لیکن پہلے وہ ڈر کے مارے خاموش رہا۔ لیکن شہزاد نے ان سب کو سچ بولنے پر قائل کر لیا تھا، اور سب سے بڑا ثبوت وہ زیورات تھے جو جوزف نے اپنی بہن کے بیڈ کے نیچے چھپا دیے تھے۔ لیکن اس سے ایک غلطی ہو گئی کہ اس نے سارے زیورات اپنے ہی بیگ پیک میں رکھے ہوئے تھے، اور اب وہ قانون کے شکنجے میں آ چکا تھا، اور اس طرح مجھے باعزت بری کر دیا گیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میرے پاس الفاظ نہ تھے کہ میں شہزاد کا شکریہ ادا کر سکتی۔ شہزاد نے کہا کہ اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو روشن کا کرو، اسی نے مجھے تمہاری ساری حقیقت بتائی تھی۔ اس کا نام سن کر میں چونک گئی، لیکن میں کیسے کروں؟ وہ تو دکھائی ہی نہیں دیتے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ اچانک شہزاد نے میری طرف سے اشارہ کیا، اور مجھے لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ ہر سو رنگ برنگی روشنیاں چمک رہی تھیں، اور پھر ایک لڑکا میری طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ روشن تھا، انتہائی حسین نوجوان۔ اس کی آنکھوں سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ روشن؟ میں نے سرگوشی سے پوچھا۔ ہاں سمرین، تمہارا بہت بہت شکریہ روشن۔ اگر آج تم نہ ہوتے تو میری آدھی زندگی اسی جیل میں گزر جاتی۔ میں نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا نہ کہو سمرین، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تم اگر کہو تو میں جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ اتنی شدید محبت ہو گئی ہے تم سے، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مجھ سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ وہاں ایک نہر بھی تھی، ہم دونوں اس کے کنارے چلنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر سکتا۔ تب اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ سمرین میں غصے کا تیز ہوا کرتا تھا، اور میں نے ایک بار غصے میں آ کر ایک انسان کو سزا دینے کے لیے اس کی زبان پکڑ لی تھی، جس سے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اور اس دن کے بعد مجھے یہ سزا سنائی گئی کہ میں نہ کسی انسان کو چھو سکتا ہوں اور نہ اس سے بات کر سکتا ہوں۔ اب میرے سامنے کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو میں بے بس ہو کر صرف دیکھ سکتا ہوں۔ وہ اداسی سے بولا، روشن تم بہت اچھے ہو۔ تم نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے پاس کوئی نہ تھا۔ میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سے کہ تم کو تمہاری طاقت واپس مل جائے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا، اور پھر اچانک سے وہ سارا منظر غائب ہو گیا۔ میں اب شہزاد کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کہاں گیا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ سمرین، وہ ایک الگ دنیا تھی جہاں میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا۔ وہاں پہ تم روشن کو دیکھ اور سن سکتی تھی، اور اب بھی وہ تمہارے آس پاس ہی ہے۔ شہزاد مسکراتے ہوئے بولا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں۔ اس بات پر میں اداس ہو گئی۔ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے شہزاد، مجھے دارالامان چھوڑائیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ ارے تم چلو تو صحیح۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک عالی شان گھر کے سامنے تھے۔ یہ لو، میری اور روشن کی طرف سے تمہاری رہائی کی خوشی میں ایک ادنا سا تحفہ۔ اس نے گھر کی چابیاں مجھے تھمائیں۔ میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا گھر؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں میڈم، یہ آپ ہی کا گھر ہے، اور اب آپ کو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب آپ بھی بیگم صاحبہ کہلائیں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اندر گئی۔ وہ گھر اندر سے بھی بہت شاندار تھا۔ ہر طرح کی ضرورت کا سامان وہاں موجود تھا۔ شہزاد جا چکا تھا۔ اب میں بچوں کی طرح کھلکھلاتی ہوئی یہاں سے وہاں دوڑ رہی تھی۔ میرا اپنا گھر، وہ بھی اتنا شاندار۔ اب مجھے کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ میں جلدی سے سجدہ ریز ہو گئی۔ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ایسے میں وہی مخصوص خوشبو محسوس ہونے لگی۔ تم آ گئے روشن، میں نے کہا۔ مجھے پتا تھا وہ مجھے جواب نہیں دے سکتا، لیکن اب میں اس سے اسی طرح بات کروں گی، کیونکہ وہی میرا محسن ہے۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا،
اور جیسے ہی میری خالہ کو علم ہوا اسے میری محبت کا بخار چڑھا اور وہ یہاں پہنچ گئی، لیکن میں نے بھی ویسے ہی چلتا کر دیا جس طرح انہوں نے عدالت میں کہا تھا کہ وہ تو مجھے جانتی تک نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دن اچانک روشن کی آواز بھی واپس آ گئی، میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ اب ہم دونوں مل کر خوب گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، وہ انسان نہیں لیکن انسانوں سے کئی گنا بہتر ہے، وہ میرا ہمدرد ہے، اور ہم دونوں نے مل کر ایک کار خیر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اب ہم غریب یتیم بچوں کی مدد کیا کرتے تھے اور یہی ہمارا مقصد تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔